जय श्री राम दोस्तों। लेकिन 3 नवंबर 2023 जब एल्विश यादव पर फर्स्ट टाइम FIR दर्ज होती है, उसके बाद 17 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन 22 मार्च को खबर आती है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें बेल मिल जाएगी और फाइनली 23 मार्च 2024 को उन्हें बेल भी मिल जाती है, रिहा भी कर दिया जाता है। लेकिन ये केस यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसीलिए आज इस केस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस वीडियो NDPS एक्ट हटा दिया गया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक एक लिप की गलती हो क्या एल्विश से आपकी मुलाकात हुई है जब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है? एल्विश का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस जमानत हो गई, जमानत मिल गई एल्विश को। कब तक उम्मीद करें कि एल्विश जो है जैसे 50 के खिलाफ नोएडा पुलिस की जांच अभी चल ही रही है। के इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने भी एल्विश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट कि आखिर इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था, द सेकंड कि अगर अरेस्ट किया गया तो फिर रिलीज क्यों किया गया, एंड द थर्ड कि इसके पीछे कोई मिस्टेक तो नहीं थी, एंड द फोर्थ ये केस यहीं पर खत्म हो गया या आगे भी कुछ है। सो द फर्स्ट, इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? तो एक्चुअली एल्विश यादव जी का नाम सांपों का जहर सप्लाई करने में शामिल आया था जब एक रेप पार्टी में रेड पड़ी थी पुलिस। उस टाइम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एल्विश यादव को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन नाम तो उनका भी आया था। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ FIR हुई। लेकिन 17 मार्च 2024 को उनके खिलाफ IPC की धारा 282, 279, 125 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 39, 48, 49, 50, 51 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। 279, 120B और 8/20 NDPS, इसके अलावा 9/39/48 से 49, 50/51 वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत सेक्टर 20 से दाखिल किए गए थे और इसको तो इस तरह से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अब अरेस्ट किया जाता है तो फिर उन्हें रिहा क्यों किया जाता है, यानी उन्हें रिलीज क्यों किया जाता है, उन्हें बेल क्यों मिलती है? तो इसके पीछे एक तगड़ा सा रीजन है कि देयर आर नो एविडेंस अगेंस्ट एल्विश यादव। हालांकि अकॉर्डिंग टू पुलिस एल्विश यादव ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इन सब कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन जब उनसे उनके पिताजी के द्वारा जेल में ये पूछा जाता है, जब वो मिलने जाते हैं कि क्या तुम ऐसे काम करते हो, तो एल्विश यादव ने कहा कि मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि मैं इन्वॉल्व हूँ। कह रही है कि एल्विश ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में कि पुलिस क्या कह रही, ना मैंने देखा है जी। लेकिन मेरा बेटा से कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि भाई वो तो आपके सामने आ जाएगा जब कोर्ट में आएगा। एल्विश ने पुलिस के सामने कबूल नहीं किया है। मेरे से जो बताई है, उसने 2 मिनट के लिए मिला था, मैं कल जी देंगे पिता मेरे को मिलने का हक भी है, उसके कपड़े लत्ते कपड़े वगैरह पहुंचाने के लिए गया था मैं। तो तब पूछा था मैंने, बेटा कहीं, क्योंकि मेरे से दूर था, कुछ पूछा है आपने, कुछ बताया क्या? कुछ बोले मेरे से कोई बात ही नहीं हुई, सीधा मेरा। तो इसलिए उन्हें बेल पर 50,000 बेल पर रिहा भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आती है, वो थर्ड पॉइंट, इज इट मिस्टेक। मिस्टेक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि खुद पुलिस कहती है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक थी, यानी कि उन्होंने सेक्शन 22 की जगह सेक्शन 20 लगा दी थी। कोर्ट को बताया कि गलती से पुलिस ने NDPS एक्ट का गलत सेक्शन जोड़ दिया है, उसे कागजों में ठीक करने की अनुमति दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें एल्विश यादव पर NDPS एक्ट का सेक्शन 22 लगाना था, लेकिन गलती से सेक्शन 20 लगा दिया था। हालांकि गौतम इतनी बड़ी क्लैरिकल मिस्टेक, और जिस इंस्पेक्टर ने ये सब किया है, खबर के अनुसार संदीप चौधरी जो कि इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसीलिए इस केस में यही होता है, ये मिस्टेक होती है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इतनी मिस्टेक आखिर हुई क्यों? आखिर किसका दबाव था? आखिर क्या ऐसी जल्दबाजी थी उन्हें अरेस्ट करने की कि उन्हें अरेस्ट किया गया और इतना बड़ा दबाव बनाया गया कि उन्हें जेल के अंदर भी रखा गया, हिरासत में भी रखा गया। और जब वो हिरासत में रहे तो बाहर मीडिया ने ऐसा शर्मनाक काम किए कि उन्होंने उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को, अब एल्विश यादव तो ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहे हैं,
तो उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और लाइव स्ट्रीमिंग करनी शुरू कर दी और उनके घर वालों को अपने चैनल पर बुलाकर उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया जैसे कि वो किसी टेररिस्ट के माता पिता से बात कर रहे हैं। ऐसे सवाल पूछे गए जैसे कि वो कोई ईडी ऑफिसर हो। तो ऐसा तमाम जब 5 दिन वो जेल में रहे ऐसा वातावरण में होता रहा। तो ये सब प्रेशर, ये सब होना, ये दबाव, ये जल्दबाजी किस और इंडिकेट करती, किस और इशारा करती है? अगर आप थोड़ा सा भी क्रिटिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। खैर, बढ़ते हैं 4th पॉइंट कि इज इट क्लोज्ड, कि जो केस अब रिहात हो गया, अब क्या है, रिहात हो गए, उनको बेल मिल गई, सब कुछ हो गया, घर वापस आ गए, सारा जश्न मना रहे, सारे फैन उनके जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये केस यहीं पर स्टॉप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 27 मार्च को भी सुनवाई होने वाली है और जब कोई इन केस में उलझ जाता है ना तो फिर एक ही काम होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और जब भी तारीख पर तारीख आएगी एलविश यादव जी को कोर्ट में आना पड़ेगा सुनवाई की। हाँ, तारीख पर आना ही पड़ेगा, चलान देंगे जब भी आना पड़ेगा और उसके बाद तारीख पे भी जो कोर्ट में तारीख लगी उस पर आना पड़ेगा। केस है अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, केवल एलविश यादव को बेल मिली है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केस यहीं पर समाप्त हो गया। So that's it for today and this is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.